किसके अकॉर्डिंग? सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिगमंड फ्रायड कौन थे? मनोवैज्ञानिक और फिलोसोफर, जिन्होंने कि आपको दिया है सिद्धांत कौन सा? व्यक्तित्व की गति। अब व्यक्तित्व की गति को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि फ्रायड के अकॉर्डिंग मन की स्थितियां कितनी होती है। ठीक है, मन की स्थितियां फ्रायड के अकॉर्डिंग 3 होती है। कौन कौन सी? चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। ठीक, चेतन मन वो जो वर्तमान में जो सारी चीजें हो रही है ना, लाइक अपन पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो या आप कुछ देख रहे हो, सारी चीजें जो लाइव चल रही है, दैट इज कॉल्ड चेतन मन। ठीक, अर्धचेतन मन आधा जागृत और आधा सुषुप्त, मतलब आधी चेतना में भी और आधी अचेतना में भी हुआ। ठीक है, वो मन जो आपको जो पुरानी चीजें याद भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है, और जोर डालने पर आप हर चीज को याद कर लोगे, तो वो चीज कहलाती है कौन सी? अर्धचेतन मन। उसके बाद आता है थर्ड वन, अचेतन मन। अचेतन मन में आपकी वो सारी पूर्व की घटनाएं जो कभी घटी होंगी आपके साथ, या आपके मन में जो पहले की इच्छाएं नहीं होंगी, जो पूरी नहीं हो पाई, वो सब डाटा स्टोरेज कहाँ होता जा रहा है? अचेतन मन। ठीक है, तो पुरानी घटनाएं और इच्छाएं दबी हुई वो सब जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? अचेतन मन। तो मन के अकॉर्डिंग, मतलब फ्रायड के अकॉर्डिंग मन जो है वो 3 पार्ट में है, और चेतन मन में हमारे मन का केवल 10% हिस्सा ही काम करता है, केवल 10% पार्ट ही हमारा चेतन मन होता है, बाकी का पूरा 90% पार्ट जो है वो अचेतन मन कहलाता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू फ्रायड मन के पार्ट है। ठीक है, उन्होंने मन को 3 भागों में बांटा। अब फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व को उन्होंने 3 पार्ट में बांटा। फर्स्ट होता है क्या? इड, जिसको आप बोलते हो क्या? इदम। क्या बोलते हो? इदम। दूसरा होता है ईगो। ईगो को अपन बोलते हैं क्या? अहम। और थर्ड वन होता है क्या? सुपर ईगो, जिसको अपन बोलते हैं पराहम। ठीक है, इदम, अहम और पराहम। अब पहले आप इन तीनों को समझने के क्या होते हैं? इट दैट मीन्स वो इच्छाएं जो आपको कामुकता की ओर अग्रसर करती है, मतलब इट जो है वो हमेशा सुख चाहता है। ठीक है, ये हमेशा सुख की खोज में रहता है, हमेशा इसको सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, उसको बोला जाता है क्या? इट। ठीक है, तो जितनी भी कामोत्तेजनाएं जो होती हैं, काम वासनाएं, उत्तेजनाएं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? आपको हमेशा सुख चाहिए, आप उसके लिए चोरी भी कर लोगे, डाका भी डाल दोगे। ठीक है, आपको पैसा चाहिए या फिर काम चाहिए, दैट मींस इन द सेंस जो जितना भी आप आजकल समाज में देखते हो, जो कभी कभी आपको गलत रास्ते पर भी ले जाता है, जब ये कंट्रोल में ले जाता है तो लोग जो है वो जुर्म करने लग जाते हैं। इन द सेंस जितने भी आप रेप देखते हो, है ना, रेप और इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, छेड़छाड़ की, वो सब कौन कराता है? इट कराता है। ये अनैतिक तरीकों से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये मन का ही पार्ट है। ठीक, तो इसी को अपन बोलते हैं क्या? इट। ये हमेशा सुख की खोज में रहता है, इसको हमेशा सब कुछ अच्छा चाहिए। ठीक, ईगो। ईगो दैट मींस अहम। ईगो कौन होगा? जो बाहरी वातावरण से और इट पे दोनों को के बीच में सामंजस्य बिठाएगा। बाहरी वातावरण और इट के बीच में एक सामंजस्य बिठाने का काम करता है। कुल मिलाकर अपन ये बोल सकते हैं कि ईगो जो है वो इट को कंट्रोल करता है। ठीक है, ईगो किसको कंट्रोल कर रहा है? इट को। जब ये ज्यादा बहकने लगता है तो ये इसको चेतावनी देता है कि नहीं, ऐसा नहीं करो, गलत है। ठीक है, नैतिक स्थितियां बताता है। ठीक, तो नैतिकता का थोड़ा सा बोध इसमें होता है, किसमें? ईगो। ठीक, फिर आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो इन द सेंस पराहम, ये इन दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, पराहम का काम क्या है? ये इन दोनों को कंट्रोल करता है। इसके अंतर्गत नैतिकता, सामाजिकता और जितने भी सामाजिक मूल्य हैं, ये सब आते हैं, है ना। एक तरह से इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो देव प्रवृत्ति होती है। देव प्रवृत्ति, देवता लोग हमेशा गलत काम करने से रोकते हैं ना, या मना करते हैं, उस तरह से ये आपको हमेशा गलत काम करने से रोकेगा, आपको नैतिकता बताएगा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, आप ये गलत है।
ये इसको करोगे तो आपको कुछ ना कुछ दंड मिल सकता है, जुर्माना हो सकता है या पाप पड़ सकता है, इन द सेंस, है ना। तो ये आपको हमेशा नैतिक रास्ते पर ले जाता है। तो कहने का मतलब ईगो किसको कंट्रोल करता है? इट को, और सुपर ईगो इन दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्लियर है तीनों पॉइंट? जब तीनों क्लियर हो जाएंगे तब आपको वो गति समझ में आएगी प्रॉपर। सर एक बार मन फिर समझा दीजिए। चेतन मन, चेतन मन जो लाइफ जो भी अपन काम कर रहे हैं वर्तमान स्थिति में, वो चेतन मन कहलाएगा। ठीक है, अगर चेतन मन कुछ याद भी है, कुछ भूल भी गया, मन जागृत भी है और सोया भी, दोनों तरह से। ठीक है, जोर डालोगे तो आपको याद आ भी जाएगा, तो वो कहलाएगा अर्धचेतन मन। और अचेतन मन में आपका पूरा जो पुरानी यादें हैं, पुराना स्टोरेज जो है वो डाटा पूरा यहाँ पर इकट्ठा है। ठीक है, 10% चेतन मन, 90% अचेतन मन। ठीक, एक क्लियर हो गया। सुख की खोज में रहेगा ये हमेशा, ईगो इसको हमेशा समझाने की कोशिश करेगा कि गलत है, इसको मत करो, और सुपर ईगो को समझाएगा। ठीक है, नैतिकता सिखाएगा। ठीक है, तो ये हुए आपके 3 मेन पॉइंट्स। अब आते हैं अपन, देखा, चलो मिल जाएगा जी। सुपारी तो वैसे कोई गति को फ्रायड ने एक्चुअली 3 पार्ट में बांटा है मेनली। फर्स्ट वन, मूल प्रवृत्ति। सेकेंड, चिंता। और थर्ड, अहम रक्षात्मक प्रक्रम। ठीक, 3 मेन पार्ट है इसके, मूल प्रवृत्ति, चिंता और अहम रक्षात्मक प्रक्रम। ठीक, अब मूल प्रवृत्ति को समझने से पहले अपने को जानना होगा कि हमारे जो अंदर जो है 2 प्रकार की ऊर्जा है। एक होती है शारीरिक ऊर्जा और एक होती है मानसिक ऊर्जा। ठीक है, फ्रायड के अनुसार 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है, 2 प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है, शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा। और कौन सी? सार्वजनिक और मानसिक। शारीरिक ऊर्जा और सेकंड वन मानसिक ऊर्जा। फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी। और इस शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को जो कंट्रोल करने का काम करता है, जिसके बीच में जो मध्यस्थता करता है, वो कौन करता है? लीड करता है। ठीक है, इन दोनों ऊर्जाओं के बीच में मध्यस्थता कौन करता है? लीड करता है। ठीक, अब शारीरिक ऊर्जा जो भी हमारे शरीर की जरूरतें, जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? शारीरिक ऊर्जा की जरूरत है। आप खाओगे पियोगे तभी तो ऊर्जा मिलेगी ना। ठीक है, तो आपको उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शारीरिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी शारीरिक ऊर्जा ही की जरूरत पड़ेगी। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो आपका मन चलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा ही क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्ति। ठीक है, तो शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा को मेन रूप से मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा के बीच में मध्यस्थता कौन करता है? ठीक है, और ऊर्जाएं कितने प्रकार की होती हैं? फ्रायड के अकॉर्डिंग 2 प्रकार की। ठीक, ये ऊर्जा का अलग पोर्शन है। अब वापस हम इस पे आएंगे। ठीक है, वापस आएंगे अपन मूल प्रवृत्ति। According to Freud, there are 2 types of mood probability. First one is जीवन मूल प्रवृत्ति, और सेकेंड वन मृत्यु मूल प्रवृत्ति।
दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। एक होती है जीवन मूल प्रवृत्ति और एक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक, जीवन मूल प्रवृत्ति को आप इरोज भी बोलते हो। क्या बोलते हो? इरोज। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटॉस बोला जाता है। क्या? थैनाटॉस। ठीक, जीवन मूल प्रवृत्तियां कौन सी कहलाएंगी? इसके अंतर्गत सारी रचनात्मक चीजें आती हैं। कौन सी? रचनात्मक चीजें, जिनसे कुछ नई चीजों की रचना हो सके, जैसे कि प्रजनन। ठीक है, प्रजनन किसके अंतर्गत आएगा? जीवन मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत, क्योंकि वो एक तरह से जीवन दे रहा है। ठीक, इस तरह से जैसे अपन खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो उससे हमको कौन सी ऊर्जा मिलती है? दैहिक ऊर्जा मिलती है, शारीरिक ऊर्जा मिलती है। तो वो एक तरह से हमारे जीवन जीने के लिए वो चीजें जरूरी है। जो शारीरिक ऊर्जा को क्या बोला जा रहा था? मूल प्रवृत्ति बोला जा रहा था ना। तो वही आपकी कौन सी प्रवृत्ति हो गई? जीवन मूल प्रवृत्ति। ठीक है, आपने खाना खाया, आपको उससे ऊर्जा मिली, वो किस लिए मिली? आपको जीवन जीने के लिए मिली। तो वो कौन सी आई? जीवन मूल प्रवृत्ति। ठीक है, एक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसमें वो सारी चीजें आती है जो विध्वंसकारी होती है, जो तोड़ फोड़ करती हैं, चीजों को नष्ट कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। दैट इज कॉल्ड मृत्यु मूल प्रवृत्ति। सेम एग्जांपल अपन लेते हैं कि खाना खाते हैं अपन, तो खाना जब खा रहे हैं तब आपको एनर्जी मिल रही है, वो एक तरह से जीवन मूल प्रवृत्ति हो गई। लेकिन जब आपने खाना खाया और उसको चबाया तो क्या कर दिया आपने? पूरी तरह से तहस नहस कर दिया ना, विध्वंस मचा दिया बिल्कुल मुंह के अंदर। सारे आपको जो खाने के पदार्थ थे वो पूरी तरह से पिस गए, पूरी तरह से नष्ट हो गए। तो आपने वहां पर कौन सी प्रवृत्ति को अप्लाई किया? मृत्यु प्रवृत्ति। ठीक है, जो रचनात्मकता को बढ़ावा दे, जो जीवन मूल प्रवृत्ति, और जो विनाश को, विध्वंस को बढ़ावा दे, वो कौन सी? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। उदाहरण के तौर पे अपन युद्ध ले सकते हैं सर। हाँ, ठीक है, इसको अपन इरोज और थैनाटॉस बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि इरोज किसे कहा जाता है? जीवन मूल प्रवृत्ति। क्वेश्चन जब आते हैं, ठीक है, उसमें आप क्या बोलोगे? जीवन मूल प्रवृत्ति और थैनाटॉस मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, अब आते हैं अपन चिंता। तो चिंता जो है वो राइट के अकॉर्डिंग चिंता भी चिंता जो है वो 3 प्रकार की। फर्स्ट वन वास्तविक चिंता, सेकेंड वन पत्रिकात्मक चिंता, एंड थर्ड वन नैतिक चिंता। ठीक है, तो ये चिंता 3 प्रकार की होती है: वास्तविक चिंता, पत्रिकात्मक चिंता और नैतिक चिंता। वास्तविक चिंता कौन सी कहलाएगी? वास्तविक चिंता वो कहलाएगी जब आप किसी भी बाह्य वातावरण से आपको किसी प्रकार की चिंता हो जाए, तो वो कहलाती है कौन सी? वास्तविक चिंता। इन द सेंस आप यहां से बाहर निकले, है ना, बाहर निकले, आप कोई डेंजरस कोई एनिमल दिख गया, कोई खतरनाक जानवर दिख गया, शेर दिख गया, मगरमच्छ दिख गया, सांप दिख गया, सडनली आप घर भी तो जाओ, डर जाओ, है ना, तो सडनली वो चिंता कौन सी कहलाएगी? वास्तविक, एक्चुअल चिंता, तुरंत डर गए उस चीज से, है ना, तो वो कहलाती है वास्तविक चिंता। ठीक, तंत्रिकात्मक चिंता कौन सी कहलाएगी? तंत्रिकात्मक चिंता के अंतर्गत जब हमारा ईगो इट पर निर्भर रहता है, जब हमारा ईगो इट पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, तब ये चिंता कहलाती है कौन सी? तंत्रिकात्मक चिंता। कहने का मतलब जब आपको इट से ईगो को धमकी मिलती है, ठीक है, यहां पर ईगो क्या है? इस इट पर डिपेंड है, और जब इस इट से ईगो को धमकी मिलती है, धमकाता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, है ना, ये वाली चिंता कहलाती है कौन सी? तंत्रिकात्मक चिंता। इसमें आपके पुराने एक्सपीरियंसेस काउंट हो जाते हैं।
जब कभी आपको कोई वास्तविक चिंता, आप कभी गए होगे बाहर सांप दिखा होगा आपको, आप डर गए, ठीक है, वो स्टोरी हो गया। दोबारा के लिए आप उस चीज के लिए सचेत रहे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो वही चीज ये यहाँ पे पहले आपको धमका देगा कि नहीं ऐसा नहीं करना, डरा देगा पहले। तो ये वाली चिंता कहलाती है कौन सी? तंत्रिका चिंता, ठीक है। थर्ड वन आती है नैतिक चिंता, जब ईगो डिपेंड रहता है सुपर ईगो, ठीक, या हम बोल सकते हैं कि जब सुपर ईगो से ईगो को धमकी मिलती है तब वो चिंता कहलाती है नैतिक चिंता। सुपर ईगो इन द सेंस पराहम है ना, जब पराहम आपको धमकाता है तो किसको ज्यादा वो करता है? नैतिकता को बढ़ावा देता है, ठीक है। पराहम अभी बताया हमने, इसके सामाजिक और नैतिकता को बढ़ावा देता है, सामाजिक मुद्दों पर बात करता है। तो हमेशा आपको उन चीजों से रोकेगा कि जो चीजें गलत है ना, जो चीजें गलत है वो आपको नहीं करना है, हमेशा नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा। तो कुल मिला के वो आपके ईगो को हमेशा धमकाएगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है ना। तो वो दोनों को कंट्रोल भी कर रहा था, वहां पर बताया था, सुपर ईगो इड और ईगो दोनों को कंट्रोल कर रहा था, वो चीज, ठीक है। तो ये कहलाएगी नैतिक चिंता, ठीक। इसके बाद आता है अहम रक्षात्मक प्रक्रम। अहम रक्षात्मक प्रक्रम क्या है? ये देखा जाए तो इनके अनुसार हमारे पूरे व्यक्तित्व का जो रक्षा कवच है वो यही है, अहम रक्षात्मक प्रक्रम। ये पूरी तरह से हमारे व्यक्तित्व की रक्षा करता है। कई बार ये होता है कि आपकी जो पुरानी इच्छाएं हैं, पुरानी भावनाएं हैं, जो पूरी नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो वो सब कहाँ इकट्ठा होती रहती हैं? अचेतन मन में। कहाँ इकट्ठा होती है? अचेतन मन में। बताया ना कि आपकी जो पुरानी इच्छाएं हैं, पुरानी घटनाएं हैं, वो सब कहाँ इकट्ठा हो रही है? अचेतन मन में होती है। और कई बार आप अपनी इच्छाओं का दमन भी करते हैं। कई चीज आपको चाहिए होती है लेकिन किन्हीं कारणवश आपको नहीं मिलती, तो आप उनको मन में दबाकर रह जाते ना। मान लो आपको कार लेनी थी लेकिन आपके पास पैसे नहीं, इच्छा तो है लेकिन नहीं ले पाए। आईफोन लेना था, है ना, आपके हिसाब से बात करूं तो आईफोन लेना था, लेकिन नहीं ले पाए, रियलमी से काम चला रहे थे, नहीं, तो आपने वो अपनी इच्छा क्या करी? मान ली, दमन कर ली, लेकिन वो स्टोरेज तो है आपके मन में, है ना, वो स्टोरेज तो है आपके मन में। तो कई बार वो आपकी जो पुरानी इच्छाएं हैं वो आपको नेगेटिविटी की तरफ बढ़ावा देती है, मतलब कुछ गलत करने के लिए अग्रसर करती है। तो वहां पर ये हमारी हिफाजत करता है कौन? अहम रक्षात्मक प्रक्रम। ये पूरी तरह से हमारे व्यक्तित्व का रक्षा कवच की तरह काम करता है। जहां भी हम गलती करते हैं या गलत करने का प्रयास करते हैं, तुरंत हमको इंडिकेट करता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये है एक्चुअली व्यक्तित्व की गति किसके अकॉर्डिंग? प्रायोरिटी अकॉर्डिंग, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सिलेबस, है ना। तो इसको आप अच्छे से जांच लें, कहीं डाउट हो तो फिर से पूछ लें, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं।